डायस्टली का टाइम मिलेगा, यानी डायस्टली का टाइम कम हो जाएगा, यानी उसका सिस्टली वो ज्यादा करेगा, डायस्टली के अंदर उसे उतना ही यानी हार्ट की फिलिंग का टाइम कम होगा, जितना फिलिंग टाइम कम होगा उतना ही कोरोनरी परफ्यूजन कम होगी। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, रेट को कंट्रोल करते हैं। रेट कंट्रोल होने से क्या होता है कि डायस्टली का ज्यादा टाइम बढ़ जाता है हार्ट को, यानी जो है वो फिलिंग का टाइम भी मिल जाता है। दूसरा कार्डिक आउटपुट जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है, हार्ट पे लोड कम हो जाता है। दूसरा कोरोनरीज के अंदर भी ब्लड जो है वो एडिक्वेट जाना शुरू हो जाता है। तो बीटा ब्लॉकर्स का ये बेनिफिट है। एस इनहिबिटर्स जो है वो हमारे क्या करेंगे, एस इनहिबिटर्स के अंदर लाजमी बात है हर पेशेंट को देना है, स्पेशली जो पेशेंट जिनके अंदर रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है। फिर उसके बाद हेपरिन का मैंने आपको बताया कि नॉन एसटी एलिवेशन में देंगे, जो थ्रोम्बोलाइसिस है वो एसटी एलिवेशन एमआई के अंदर देंगे। बाकी मैंने एक बात अभी आपको थोड़ी सी बताई थी, वो बताई थी कि GP2B3A इनहिबिटर्स जिसके अंदर एफसिक्सिमैब है, टायरोफिबान है, ठीक है ना, ये जो वो ड्रग्स हैं जो जिनके अंदर हमने उन पेशेंट्स में सिर्फ देनी है जिनके अंदर हमने स्टंटिंग करनी है या एंजियोप्लास्टी करनी है। तो एंजियोप्लास्टी से पहले और उसके बाद में हम पेशेंट्स को ये लगवाते होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आ गए, इससे आगे चलें, या यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी। अब बात हो जाती है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम से आगे कॉम्प्लिकेशंस की। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को मायोकार्डियल इंफाक्शन के साथ हो सकती है। पेशेंट एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का, मायोकार्डियल इंफाक्शन का क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस के लिए उन पेशेंट्स में मैं देखूंगा। ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, शाबाश। एरिथमियास, वेरी नाइस। और क्या क्या सोच सकते हैं। चलें, हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। एरिथमियास में क्या हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, टैकीकार्डिया भी हो सकता है। अगर ब्रेडिकार्डिया है, शाबाश, टेम्पोनेड हो सकता है। और भी क्या क्या हो सकते हैं इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले तो ये कि आप हार्ट रेट से देख लें, अगर एरिथमिया है या रिदम नॉर्मल है। रिदम नॉर्मल है तो ब्रेडिकार्डिया के अंदर होगा तो क्या सोचेंगे, और टैकीकार्डिया तो क्या सोचेंगे। मैंने आपको बताया था कि हार्ट के एसए नोड की ब्लड सप्लाई क्या है, नो, सर राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी, शाबाश। अगर एक पेशेंट को राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्ट है या राइट कोरोनरी आर्टरी की इंफाक्शन हुई है तो ऐसे पेशेंट में ऐसे नोड डैमेज हो जाएगा, तो वो पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, ब्रेडिकार्डिया के साथ। अब याद रखें कि एक तो ये ब्रेडिकार्डिया के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, और अगर साथ अदर मेजर वेसल भी ब्लॉक हो जाए तो फिर पेशेंट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। एक तो ईसीजी करवाएंगे जिसपे हमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट मिलेगा, एक साइनस ब्रेडिकार्डिया होगा और एक के अंदर आपका कंप्लीट एट्रियो वेंट्रिकुलर डिसोसिएशंस होंगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम जेवीपी देखते हैं। जेवीपी के अंदर आपको पता है ना, ए वेव होती है, सी वेव होती है, ए सी एक्स बी वाई, उसमें कैनन ए वेव्स आती हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर ये एब्सेंट है तो वो सिंपल ब्रेडिकार्डिया है, अगर ए वेव्स कैनन के साथ आ रही हैं तो वो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस ब्रेडिकार्डिया के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं हार्ट फेलियर की। और अगर टैकीकार्डिया के साथ पेशेंट आता है तो टैकीकार्डिया किन किन पेशेंट्स के अंदर हो सकता है, वो भी राइट कोरोनरी आर्टरी एक और चीज को सप्लाई, राइट कोरोनरी आर्टरी राइट एसए नोड को, एबी नोड्स को सप्लाई तो कर रही है, राइट वेंट्रिकल को भी कर रही है। तो ऐसे पेशेंट्स क्या होता है कि हाइपोटेंशन में जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट, अच्छा आपसे यहाँ पे एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि कौन सा ऐसा एमआई है जिसके अंदर हमने फ्लूइड्स देने हैं। अदरवाइज हम कहते हैं ना मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट है, एमआई का पेशेंट है, फ्लूइड नहीं देने। ऐसे पेशेंट्स को बिल्कुल भी आपने फ्लूइड्स नहीं देने। तो कौन सा ऐसा एमआई है जिसके अंदर फ्लूइड्स देंगे, ये एमसीक्यू है। कार्डियोजेनिक शॉक नहीं। सेप्टिक शॉक में, कार्डियोजेनिक शॉक में तो नहीं नहीं। कार्डियोजेनिक शॉक, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर कौन सा ऐसा एमआई है जिसके अंदर हम फ्लूइड देते हैं, वो है इंफीरियर वॉल एमआई विद राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्ट। ये बात एमसीक्यूज के तौर पे याद रख लें कि जो राइट वेंट्रिकल इंफार्क्शन होता है उसके अंदर हम फ्लूइड्स देते हैं। यानी अगर वैसे बाकी जितने एमआई है उसमें हम स्पोर्ट चलाते हैं, जैसे कार्डियोजेनिक शॉक का पेशेंट आता है उसमें हम डोबिट्रेक्स या डोब्यूटामीन या नॉर्पिन चलाते हैं, लेकिन उसमें फ्लूइड्स नहीं देते। हम सेप्टिक में भी फ्लूइड देते हैं और हाइपोवोलेमिक में भी फ्लूइड देते हैं, लेकिन कार्डियोजेनिक में हम यूजुअली फ्लूइड नहीं देते। लेकिन अगर एक पेशेंट को राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्ट है यानी ये इंफीरियर वॉल एमआई है तो उसके अंदर हम पेशेंट को फ्लूइड्स देते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट आपको मैंने बताना था। तो ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि राइट वेंट्रिकुलर
इन्फॉक्शन वाली, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ये तो थी एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा अगर पेशेंट को न्यू मरमर आ रहा है, आपने कार्डिक ऑस्कल्टेशन की, उसके अंदर आपको न्यू मरमर आ रहा है, कोई वैल्व एब्नॉर्मेलिटी हो सकती है, वैल्व रप्चर हो सकता है। आपको पता है कॉर्डा टेंडिनी जो आपके वेल्व्स के साथ अटैच होती है, अगर पेशेंट का सेप्टम की हो जाए, फॉर एग्जांपल लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग उड़ गई, वहां पे उसकी कॉर्डा टेंडिनी भी डैमेज हो जाएंगे अल्टीमेटली। तो वहां पे क्या होगा, पेशेंट को वेल्व के वहां पे उसका कंप्लीटली जो है वो फ्लैप मूव नहीं करेगा, तो वेल्व डैमेज होने की वजह से पेशेंट को मरमर आ सकता है, तो वेल्व रप्चर हो सकता है। दूसरा, पेशेंट का इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम रप्चर हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को वीएसटी का मरमर, न्यू मरमर आना शुरू हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर पेशेंट की मायोकार्डियल वॉल, जिसको जो इंफाक्ट हुआ था वहां पे पेशेंट को नेक्रोसिस हो गया, तो मायोकार्डियल डैमेज की वजह से कार्डिक टेम्पोनेट हो सकता है, यानी कि यहाँ से ब्लड लीकेज इनटू द पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम के अंदर पेशेंट कार्डिक टेम्पोनेट, ऐसे पेशेंट के अंदर सडन पेशेंट बीपी लेस प्रेजेंट करेगा, जेवीपी उसकी रेज होगी। आपको पता है ना कार्डिक टेम्पोनेट के अंदर कॉस्मल ब्रीथ जो है वो रेस्पिरेशन होती है, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन होती है। उसके अलावा पेशेंट की जेवीपी डिस्टेंडेड होती है, पल्सलेस होता है। इसके अंदर हम एक ट्राइड जो होता था बैक्स ट्राइड पढ़ते थे, तो वो हो सकता है। व्हाट इज बैक्स ट्राइड? सर उसमें जेवीपी रेस्ड होती है, मफल्ड हार्ट साउंड्स होती हैं और हाइपोटेंशन होती है। शाबाश, बिल्कुल ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है। उसके अलावा पेशेंट एरिथमिया के अंदर वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस पेशेंट को हो सकती हैं, या ऐसे पेशेंट्स के अंदर वेल सेप्टर रप्चर वो हमने पहले पढ़ लिया, वो हो सकता है। अब ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन के अंदर। इसके अलावा इनकी अंदर जो हमने पेशेंट को री इन्फाक्शन हो सकता है, एनोरिज्म्स बन सकते हैं, वो मैंने आपको बताया कि एक, या यहाँ से म्यूरल थ्रोम्बस है, फॉर एग्जांपल हार्ट की मायोकार्डियल जो एरिया इन्फाक्ट हो जाता है वो मूव नहीं करता, जिसके अंदर हम कहते हैं कि मायोकार्डियल हाइबरनेशन हो जाती है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर क्या होगा, वहां पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन बनने का चांस है। अब ये म्यूरल थ्रोम्बस, म्यूरल कहते हैं हार्ट को, हार्ट की वॉल में के थ्रोम्बस है, यहाँ से टूट के जाके ब्रेन में स्ट्रोक कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब ये सारी कॉम्प्लिकेशंस के बाद फर्दर चीज आ जाती है कि आपने पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, डिस्चार्ज के ऊपर कौन कौन सी मेडिसिन देनी है। वही बात कि आप डुअल एंटीप्लेटलेट देंगे, जो सिंगल एंटीप्लेटलेट फॉर लाइफ, डुअल एंटीप्लेटलेट फॉर 1 ईयर, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, स्टेटिन देंगे, एस इनहिबिटर्स देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसमें हमने बिल्कुल भी नहीं देने। प्रोफाइलेक्टिक एंटी एरिथमिक ड्रग्स के भी पेशेंट को बाद में कोई एरिथमिया ना हो जाए तो वो हमने नहीं देनी, ठीक है। और अगर पेशेंट की रेट नॉर्मल है, पेशेंट की इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है, तो फिर डाइजॉक्सिन और ये बाकी ड्रग्स भी हमने इनमें नहीं देनी। यहां तक आप सबको हर चीज क्लियर हो गई है? इससे आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलें या ब्रेक ले लें, आप बता दें। या इसमें से यहां तक जो पढ़ा है इसको रिवाइज करने की जरूरत हो?